हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है काश। आटा खत्म हो चुका था, किंतु सुधीर की भूख नहीं। वह उसी प्रकार थाली पर हाथ रखे टुकुर टुकुर देख रहा था। 16 रोटियां वह खा चुका था। माँ होकर मैं भी उसकी रोटियां गिन रही थी। फिर आटा गूंथकर सुधीर को खिला पिलाकर जब मैं उठी तो रात के 10:30 बज रहे थे। सुधीर वहीं थाली में हाथ धोकर जमीन पर औंधा पड़ा सो रहा था। उसे किसी तरह खींचकर बिस्तर पर लेटाया। उसकी मसहरी लगाई। इसके बाद मैं भी लेट गई। सुधीर मेरा 20 वर्षीय अर्धविक्षिप्त पुत्र था। लगभग 5 वर्ष तक वह सामान्य बच्चों की तरह रहा। फिर उसका शरीर तो बढ़ता गया, किंतु मानसिक क्षमता जस की तस बनी रही। मैं हंसकर या क्रोधित होकर अपनी बात समझा देता था। शरीर से बलवान था। उससे 4 वर्ष बड़े उसके भाई सुमीर में ऐसी किसी भी तरह की अस्वाभाविकता के लक्षण न थे। मैं तीक्ष्ण बुद्धि का स्मार्ट युवक था और बहुत कम उम्र में ही प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा बैंक की नौकरी पा गया था। मेरे पति, 2 बेटे और मैं इस छोटे से परिवार में मानसिक शांति और सुकून न था। सुधीर की भूख अस्वाभाविक थी। हर 2 घंटे में वह खाने के लिए बच्चों की तरह उपद्रव करता। उम्र बढ़ने के साथ उसमें उन्मत्तता भी बढ़ती गई। उन्मत्तता की स्थिति में वह चीखता, चिल्लाता, कपड़े फाड़ डालता और पकड़ने वाले पर हिंसक आक्रमण भी कर देता था। उसके पिता और भाई उसे पकड़कर नींद का इंजेक्शन देते और कमरे में बंद कर देते। 1-2 वर्ष के बाद उसमें एक समस्या और उत्पन्न हो गई थी। वह लड़कियों और औरतों के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस करता एवं अशोभनीय हरकतें करने लगा था। कभी काम वाली बाई को परेशान करता, कभी मोहल्ले टोले की लड़कियों और महिलाओं को घूरता, उन्हें छूने का प्रयास करता। उसकी इन आदतों की वजह से ही मैं उसे कहीं और ले जा नहीं पाती थी। दीदी के बेटे के विवाह की घटना तो मैं भूल ही नहीं सकती। उनके बहुत अनुरोध पर मैं परिवार सहित वहां पहुंची। सुधीर उनके महीनों के लिए बनाए लड्डुओं मठरियों को 2 ही दिन में चट कर गया। रिश्तों की बहनों के साथ भी वह अनाप शनाप हरकतें करता। उनके करीब जाने की कोशिश करता। लोग उसे पागल समझकर टाल जाते, उस पर हंसते और मैं खून का घूंट पीकर रह जाती। विवाह की पूर्व रात्रि को तो उसने हद ही कर दी। लड़कियों के बीच जाकर लेट गया। मना करने पर उपद्रव करने लगा। उसे दवा वगैरह देकर हम उसी रात किराए की कार से लौट गए। उसके बाद मैंने उसे लेकर कहीं ना जाने की कसम खा ली। मानसिक शांति के अभाव में सुमीर भी घर में कम ही रहता। उसके पिता भी पूरा पूरा दिन बाहर बैठकर अखबार पढ़ते रहते, केवल खाने और सोने के लिए ही अंदर आते। सुधीर का पूरा दायित्व मुझ पर था। मैं मुझे थकिया भी देता, नोच लेता, किंतु प्यार से समझाने पर केवल मेरी ही बात सुनता। एक दिन काम वाली बाई ने मुझसे कहा, माता जी, आप भैया की शादी क्यों नहीं कर देती? कौन लड़की देगा उसको? मैंने उदासीनता से कहा, अरे गरीब घर की लड़कियां बहुत ही मिलेंगी, शादी के बाद वह भी ठीक हो जाएंगे। मैंने हाँ हूँ कर दिया। गरीब घर की लड़की क्या जिंदगी नहीं होती? उससे मैं कहीं उसे मार ही डाले तो कौन जिम्मेदार होगा? उसी दिन शाम को सुधीर ने काम वाली बाई पर आक्रमण कर दिया। मैं और सुधीर के पापा बाहर बैठे चाय पी रहे थे। नींद का इंजेक्शन लिए सोते सुधीर के प्रति हम निश्चिंत थे। अचानक चीख सुनकर अंदर गए। आंगन में बाई को पकड़कर कमरे की ओर घसीटते सुधीर को चीख कर मैंने सावधान किया। फिर बाई को छुड़ाने लगी तो उसने मुझे दानव की तरह धकेल दिया। हक्के बक्के खड़े उसके पिता ने पास रखी सुमीर की हॉकी उठा ली और पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। मैं उसे बचाने को आगे बढ़ी और लड़खड़ा कर गिरी और अचेत हो गई। आंखें खुलने पर सुमीर व उसके पिता को अपने पास बैठा पाया। सुधीर कहाँ है? मैंने पूछा था। यही है, घर के बाहर बैठा है, सुमीर के पिता ने कहा। बाहर? अरे कहीं भाग जाएगा। भाग जाने दो नालायक को। खाने पीने व आराम की खूब समझ है, लेकिन अन्य बातों के लिए पागल बन जाता है। उसके पिता ने गुस्से से लाल थे। मैं रोने लगी। सुमीर ने मुझे समझाया, माँ आप परेशान क्यों हो रही हैं? वह यहीं दरवाजे के बाहर बैठा है। पापा ने उसे पीटकर बाहर निकाला है। सही और गलत की समझ उसे होनी चाहिए। यह सजा जरूरी है। कब तक लाड प्यार में हम उसकी भद्दी हरकतों को बर्दाश्त करते रहेंगे? मुझे बाई वाली घटना का ध्यान आया। लज्जा आ गई। यह विवेकहीन, बुद्धिहीन, निरा पागल लड़का मेरी ही तो कोख की संतान था। रात में सबके सोने पर मैं धीरे से उठी। रात के 11 बज रहे थे। बेचारा बिना खाए पिए बाहर बैठा था, किंतु दरवाज़ा खोलने पर वहाँ सुधीर नहीं मिला। सुमीर व उसके पिता को जगाया। दोनों स्कूटर लेकर आसपास का पूरा इलाका छान आए, किंतु वह कहीं नहीं मिला।
एक राहगीर ने बताया कि उन्होंने एक गोरे स्वस्थ लड़के को ट्रक के पीछे लटक कर जाते देखा था। पुलिस को खबर की गई, किंतु उसका कहीं अता पता न चला। दिन के बाद महीने और अब साल बीतने को आ रहा था। सुधीर ना लौटा, ना उसका कोई सुराग मिला। हम भी रो रो कर थक चुके थे। परिजनों की सलाह पर अब हम सुमीर का विवाह का सपना देखने लगे। घर में पायल और चूड़ियों की छनक गूंजेगी, जीने का एक बहाना मिल जाएगा, जीवन में एक लय उत्पन्न हो गई। किंतु तभी एक दिन पुलिस हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई। बताया, सुधीर का पता चल गया था। उसने एक नशेड़ी गंजेड़ी साधु की संगत में पूरा साल बिता दिया था। निश्चय ही वह नशा भी करने लगा था। पुलिस जीप में हम तीनों हैरान परेशान बैठ गए। शहर से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में पुलिस हमें लेकर पहुंची। आगे जो दृश्य हमने देखा, उसे किस तरह से सहन किया, वह केवल हम ही जानते हैं। वहाँ सुधीर नहीं, उसकी सत सड़ी गली देह पड़ी थी। तेज रफ्तार से जाते किसी ट्रक की चपेट में आ गया था और नशे में धुत उसके साथी को अपनी ही खबर नहीं थी, तो उसकी क्या होती। कई दिन बाद गांव वालों की खबर पर पुलिस आई। उसके साथ सुधीर की फोटो व पहचान का मिलान करके हमें सूचित किया गया था। सुधीर के शव को जीप में डाल हम लौट चले। उसका सिर उसके पिता की गोद में पड़ा था। वे पश्चाताप की आग में जलते रो रहे थे। उन्होंने ही उसे घर से निकाला जो था। मुझे याद आ रहा था कि उसके जन्म पर कितना जश्न मनाया गया था। वह था भी गोल मटोल प्यारा सा। कितने सपने बुने थे उसे लेकर, लेकिन उसके बड़े होते होते सब टूट गए। वह विधि के विधान का एक मजाक बनकर रह गया। आश्रित, बलिष्ठ पर बुद्धिहीन, सभ्य लोगों की दुनिया का असभ्य हिंसक सदस्य अपने सभी कुकर्मों का लेखा जोखा छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गया। मैं हमेशा उसके बचपन की यादों में खोई रहती। पग पग पर सुमीर के पिता व सुमीर मुझे संभालते, समझाते। उन्हीं कठिन परिस्थितियों में इनकी बड़ी बहन सुमीर के लिए रमिया का रिश्ता लेकर आई। हमने हाँ कर दी। चटमंगनी पट ब्याह हो गया। सुंदर, कोमल, बुद्धिमान, शिक्षित रमिया हमारे घर खुशियों का झोंका लेकर पहुंची। टूटे हृदय वाले हम 3 लोगों को उसने बखूबी संभाल लिया। आराम से बैठकर रोटी खाने का क्या आनंद होता है, वह तो अब हमने जाना था। मैं और सुमीर के पिता टेलीविज़न देखते हुए चाय की चुस्कियाँ लेते, बातें करते हुए शाम का झोला लिए बाजार हाट कराते। लौटने पर घर साफ सुथरा चमकता हुआ मिलता, गर्मा गर्म भोजन मेज पर सजा रहता। महल्ले की लड़कियों व औरतों का जमघट अब हमारे घर लगा रहता। पहले जो सुधीर के कारण आसपास नहीं पटकती थी, अब रमैया के सुंदर स्वभाव के आकर्षण में बंधी चली आती। उनकी चहचहाहटों, खिलखिलाहटों में हम अपने जीवन का लुत्फ उठाते। सुमीर ऑफिस के बाद अब हर समय घर पर ही बना रहता। जीवन की इन छोटी छोटी खुशियों में इतना आनंद रस होता है, यह हमने अब जाना। महीने 2 महीने में हम रिश्तेदारों के घर भी चक्कर लगा आते और वे भी चले आते। हमें अब जीवन से कोई शिकायत नहीं रह गई थी। आज दोपहर को खाकी वर्दी वाले पुनः ढेरों आशंकाएं लिए जीप में आए और इनको सुधीर की एक फ़ोटो दिखाई। यह आपका लड़का है? हाँ, लेकिन इसकी मृत्यु हो चुकी है। नहीं, यह जिंदा है, पुलिस अधिकारी हंसकर बोला। मैं कैसे विश्वास करूं? अपने हाथों उसका दाह संस्कार किया है मैंने। सुमीर के पिता परेशान थे। क्या उसको देखकर आपको लगा था कि वह आपका ही बेटा है? मेरा मतलब सारे पहचान चिन्ह आदि। हम में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पहचान लायक शरीर तो था ही नहीं। वह तो इस कदर बुरी हालत में था कि उसमें पहचान के चिन्ह खोजना ही मुश्किल था। सच, किसी अपरिचित भिखारी के मृतदेह को जुलारते, पुचकारते, आंसुओं की गंगा बहाते हमने मुखाग्नि दे डाली थी। अगले दिन अपने चिरपरिचित अंदाज में सुधीर हमारे सामने खड़ा था। कुछ आवश्यक औपचारिकता पूरी करके उसे हमें सौंप दिया गया था। इन 1.5 सालों तक वह किसी अमीर व्यापारी के फार्म हाउस में पड़ा था। वहीं मजदूरों के बीच सुमीर के एक मित्र ने उसे पहचाना था, जो वहीं नौकरी कर रहा था, जिसके चलते सुधीर आज हमारी आंखों के सामने खड़ा था। वह सभी कमरों में घूमता रहा। मेरे पास आया, पिता के पास गया, फिर रमिया के पास जाकर ठिठक गया। उसके चारों ओर गोल गोल घूमते हुए वह हंसने लगा। उसके जोर जोर से हंसने से भयभीत होकर रमिया अपने कमरे की ओर दौड़ी। पीछे वह भी दौड़ा। सुमीर उसे पकड़कर उसे कमरे में ले गया। बहुत दिनों बाद मैंने रसोई में जाकर उसके लिए ढेर सारा खाना बनाया। शाम तक सुधीर के आने की खबर आग की तरह मोहल्ले में फैल गई। काम वाली बाई ने ना आने का समाचार भिजवा दिया। रमिया की सहेलियां बाजार से ही उल्टे पांव लौट गई। रात गहराने से पहले सुमीर रमिया को अपना सामान पैक करते देख मैं सन्न रह गई। मम्मी, अब रमिया का यहाँ रहना मुश्किल होगा।
सुधीर को या तो मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दो या उसको कहीं भी शादी करवा दो, सुमीर ने कहा। वह ठीक कह रहा था। मैं और उसके पिता आंखों में आंसू भरे उन्हें चाहते हुए विवशता से देखते रहे। हम हताश व निराश थी। अंदर कमरे से खा पी कर सो रहे सुधीर के खराटों की आवाज़ आ रही थी। घर में सन्नाटा छाया था। चलती हुई हवा की आवाज़ भी कान में शोर पैदा कर रही थी। हमने उसे जन्म दिया है, सड़क पर थोड़े ही ना फेंक देंगे। उसकी जिम्मेदारी तो हमें ही वहन करनी होगी। लेकिन कल तक कितने खुश थे ना हम। आज सब हमें छोड़ कर चल दिए। सुमीर के पिता धीरे धीरे कह रहे थे, मानो खुद से बतिया रहे हों। मन की सारी खिन्नता, शोक, असंतोष, दुख और शायद तनिक स्वार्थ से प्रेरित मेरे मन से यह एक वाक्य निकला, काश जिस अपरिचित व्यक्ति का हमने अंतिम संस्कार किया था वह सुधीर ही होता। सुमीर के पिता चौंक कर मुझे देखने लगे। क्या यह एक अपने कोख से जन्मे पुत्र के लिए माँ के कथन थे? सच में दोस्तों, बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।